हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसकी रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023। उसके अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है या सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? आंसर होगा इंडिया। मुझे लगता है सबको पता ही होगा, इंडिया की आबादी ने चीन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, SOWP। ओके, तो इसके मुताबिक अप्रैल 2023 में भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल में भारत की जो आबादी है वो देख रहे हैं आप कितनी हो गई है, 142.86 करोड़। ठीक है, और चीन की आबादी 142.57 करोड़। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चीन से हमारी भारत की जो आबादी है वो 30 लाख ज़्यादा है। हालांकि 2023 के शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि भारत की आबादी तेज बढ़ रही है और वो चीन से ज़्यादा हो जाएगी। तो आखिरकार यूनाइटेड नेशंस ने इसके बारे में ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया है। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले कुछ महीने के वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन ये ऑथेंटिक डेटा यूनाइटेड नेशंस की ओर से जारी हुआ है और पहली बार है कि यूनाइटेड नेशन ने ये कह दिया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इससे पहले नवंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने ऐलान किया था कि दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि भारत में किसकी कितनी आबादी है। तो 7% है 65 ईयर से ऊपर के लोग, 25% है 14 ईयर तक के लोग और 68% है 15 से 64 ईयर के लोग। मतलब क्या हुआ, यही लोग कामकाजी हैं, यानी 68% जो भारत का वर्क फोर्स है ये मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आबादी का यूज़ सरकार अगर ढंग से करे तो भारत जो है ना इकोनॉमिक रूप से दुनिया में सबसे बेहतर होगा। और अगर चीन की बात करेंगे हम, तो हम लोग देख रहे हैं 14% लोग जो हैं वहाँ के 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। हालांकि 69% जो हैं वो 15 से 64 ईयर के हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो संख्या आबादी जो है ना वो बूढ़े होती जा रही है। मतलब ये जो आंकड़ा है ये इधर खिसकता जा रहा है 65 ईयर से ज़्यादा की उम्र का। तो इसलिए भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी है कि इस वक्त जो आबादी ज़्यादा है लेकिन युवा आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ एक और बात बताऊँ आपको कि प्रजनन दर वो भारत की जो है ना वो कम हुई है। अब भारत के कुल प्रजनन दर यानी प्रजनन आयु में प्रति महिला जन्म वो है 2.0 अनुमानित है और इससे देश की जो जनसंख्या है 2050 के करीब में उस समय से फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। अभी हम 2050 तक हम बढ़ेंगे, आबादी हमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन 2050 के बाद से हमारी आबादी कम होती चली जाएगी। जैसे चीन की जो आबादी है वो हम लोग देख रहे हैं ढलान की ओर बढ़ रही है। ठीक है, ढलान होने लगी है, उसकी नीचे गिरने लगी है आबादी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2050 के करीब में गिरावट इंडिया की आबादी में शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर आबादी को बरकरार रखना है जितनी आबादी है तो ये जो प्रजनन दर है ना वो 2.1 रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2.0 पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये सब आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, UPPSC हो, MPPSC हो। इन सब एग्जामिनेशन में पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स उसके बारे में जानकारी ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। UNFPA उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हुआ जीवित रहने की संभावना, क्रमशः क्या है? उम्र, कितने उम्र तक जीवित रह सकते हैं? आंसर होगा इसका 71 और 74 ईयर। पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 71 ईयर है और महिलाओं की 74 ईयर्स। ये जो आंकड़ा है अभी वर्तमान में जो लोग हैं उसके बारे में नहीं है, मतलब कि 2023 में जो जन्म लेने वाले लोग हैं
उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवित रहने की संभावना ये है। हालांकि चीन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 76 ईयर है और महिलाओं की 82 ईयर है। ओके, तो एक ये महत्वपूर्ण बात हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे कि सबसे बेहतरीन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी सबसे ज़्यादा जीवित रहने की उम्मीद कहाँ पर है, तो वो जापान में। ठीक है, 82 ईयर है पुरुषों के लिए और 88 ईयर है महिलाओं के लिए। ओके, तो UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आर्थिक विकास, इन सब मसले पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि जो इतनी बड़ी आबादी युवाओं की है उसका समुचित ढंग से इस देश के विकास में योगदान हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल के PDF, इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ तमाम एग्जामिनेशन के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 1 साल, अगले 1 साल तक के लिए, तो उसके लिए मामूली सी रकम में मेंबरशिप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। हजारों स्टूडेंट्स ने इस प्लान को लिया है और बहुत ही लाभान्वित हुए हो। अगला क्वेश्चन यह भी महत्वपूर्ण है, किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया है? सभी। आंसर का इसका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी सरकार ने 15 अप्रैल को अपने 3 जो बचे हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उसको भी बंद कर दिया। और हालांकि ये बंद करने का ऐलान 2022 में ही होना था, पूरा होना था, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो सका था। लेकिन अब जर्मनी ने वहाँ पर जर्मनी देश में अब कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। जर्मनी की सरकार के अनुसार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। ओके, लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि जर्मनी खुद ही वर्ष 2035 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना चाहता है खुद को। और चूँकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत नुकसान है, रेडिएशन का खतरा है, उसके कचरे को उसके कचरे का निपटारा करने का भी बहुत बड़ी समस्या है, तो इस वजह से इसको बंद करने का फैसला जर्मनी ने लिया है। जर्मनी में एक बार मैप के थ्रू भी दिखा देते हैं जर्मनी कहाँ पर है। तो ये तो रहा हमारा प्यारा भारत, और अब चलते हैं यूरोप की ओर, और यूरोप में ये रहा जर्मनी। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है। ओके, तो इस देश ने अब परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया। 60 साल पहले इसने परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन अब बंद कर दिया है। और ये कहा है कि हम अपने जो पीढ़ियां हैं उसको खतरनाक स्थिति में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, अगर हम इस मुद्दे पर देखेंगे कि दुनिया में किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और कितनी ऊर्जा वो उससे लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ना 96 पावर प्लांट है अमेरिका में, और टोटल एनर्जी का 30.9% जो है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी से वो प्राप्त करता है। उसके बाद स्थान है फ्रांस का 58 न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके पास। फिर चीन के पास 50 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। रूस के पास 39 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। साउथ कोरिया के पास 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करेंगे तो 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 1.6% जो है ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ख़तरनाक तो है ही, उससे रेडिएशन का खतरा होता है। ओके, तो बिजली पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो चलें दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जर्मनी के जो चांसलर हैं उसका नाम आप बताइए। कई बार मैंने करंट अफेयर्स वीडियो में बताया हुआ है, आपको बताना है जर्मनी के चांसलर कौन है। वो इंडिया के दौरे पर आए थे अभी 1 महीने पहले। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखिए। ओके, नहीं आता है, नहीं पता है तो कल मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? आंसर का मुंबई।
एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। तो उन्होंने ही 18 अप्रैल को मुंबई में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला है। कहाँ पर ये? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है ये, ठीक है। तो ये खोला गया है, स्पेशल है, और यहाँ पर ख़ास बात है 20 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में कंज्यूमर बात कर सकते हैं वहाँ के टीम के साथ में। ये स्टोर जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के अंदर में खोला गया है। एप्पल के जितने भी इक्विपमेंट हैं वहाँ पर खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। एप्पल की बात कर लें, सीईओ टिम कुक हैं और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को, 1976 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय तैराक ने 58th मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए? इंपॉर्टेंट बात। आंसर होगा वेदांत माधवन, ठीक है। क्या नाम है? वेदांत माधवन। तो ये मलेशिया में आयोजित हुआ था स्विमिंग चैंपियनशिप और उसमें इन्होंने जीत लिया 16 अप्रैल को। 13 से लेकर 16 अप्रैल तक ये आयोजित हुआ और ये हैं वेदांत माधवन। इतने सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। किस किस कैटेगरी में? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर में, ठीक है। उनके बारे में बताऊं तो वो प्रसिद्ध एक्टर आर माधवन के बेटे हैं, ठीक है, और कई सारी अचीवमेंट उनके पास। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। आंसर होगा इसका 18 अप्रैल को। थीम क्या है इस बार की? विरासत परिवर्तन, हेरिटेज चेंजेस। क्या है? हेरिटेज चेंजेस, ये है थीम 2023 की। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के 2 तटीय जिलों यानी केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर, वहाँ पर मैंग्रोव पट्टा पक्षियों की पहली बार गणना की गई है? आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में ये दोनों ज़िले हैं। पहली ये जो गणना हुई है, मतलब काउंटिंग हुआ है, उसमें 179 मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाए गए हैं। 179, ठीक है। तो ये पूरी गिनती हुई है और ये खास तरह का जो पक्षी है वो मैंग्रोव के जंगलों में ही होता है। तो उन दोनों ज़िलों में ये पाए गए हैं। कितने? 179। ओडिशा की बात कर लें, राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन होगा मैल्कम अधिसेशिया पुरस्कार 2023 की विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? आंसर होगा उत्साह पटनायक, ठीक है। उत्साह पटनायक को उनको चुना गया है और वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। मैल्कम एंड एलिजाबेथ अधिसेशिया ट्रस्ट है, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व लिवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिवर डे। आंसर होगा 19 अप्रैल को। और थीम क्या है इस बार की? सतर्क रहें, नियमित लिवर चेकअप करें, लिवर फैटी किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इंग्लिश में कहेंगे इसे, बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की, तो इसका नाम बताएं। क्या नाम है इसका? आंसर होगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ओके, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। देखिए इस नाम से कई सारी ट्रेनें हैं। भारत गौरव जो है ना, वो अगर कोई प्राइवेट एजेंसी उस ट्रेन को लेकर जा रही है और पूरे रूट पर चला रही है तो वो भारत गौरव के नाम से वो संचालित होती है। तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो कि ये अंबेडकर सर्किट के लिए चलाई जा रही है। अंबेडकर सर्किट का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं वहाँ तक वो ट्रेन जाएगी। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, तो उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसको रवाना किया। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में जो है वहाँ से ये चली है। 8 दिन ये चलेगी अलग अलग जगहों पर देश भर के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अप्रैल को, ओके। थीम क्या है? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा करना, सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये है थीम इसकी। वैसे थीम इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ पर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये 2 दिनों का करंट अफेयर्स था।
अब कल 2 दिनों का और आएगा, फिर रेगुलर होगा वीडियो। ओके, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।